एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप रहा, यानी कि जो इंडिया आज हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये जो इंडिया आपको दिख रहा है, जो इसकी बाउंड्रीज हैं, ये आज जो दिख रही हैं, ये इतनी हमेशा से नहीं थी। ये समय समय पर जो है वो बदलती रही। ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज, पॉलिटिकल मैप इंडिया का जो है वो चेंज होता रहा। कभी पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर में आता था, भूटान इंडिया के अंदर में आता था, बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से भारत का ही पार्ट हुआ करते थे, श्रीलंका भी भारत में आता था। तो जो आज का इंडिया है वो कैसे चेंज होता है, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज हमें जो है वो बहुत बाद में जाकर मिली। लेकिन इससे पहले भारत का जो मैप था वो बदलता रहता था, क्योंकि बहुत सारे अटैक्स होते रहते थे इंडिया पर, है ना। तो अलग अलग रीजन्स पर लोग जो है वो कब्जा कर लेते थे। इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है वो रीशेप होता रहा है। ठीक है, तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले जो ये हमारी बुक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसके हम कंटेंट को देख लेते हैं, ताकि जो बुक में मतलब जितने भी थीम्स हैं, जो भी चैप्टर हैं, वो हम एक बार में हमें समझ में आ जाए और हम फिर उन पर काम करना शुरू करें। ठीक है, तो थीम ए जो है, थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। थीम ए में सिर्फ एक ही चैप्टर था जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, जो कि हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थीम बी है टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, यानी कि पास्ट के कुछ पिक्चर्स जो हम देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो हिस्ट्री शुरू हो जाती है, जिसमें 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 2 है रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप, जिसके बारे में मैंने अभी बताया। चैप्टर 3 होगा द राइज ऑफ द मराठास, यहाँ से हम जो है वो मराठास के बारे में पढ़ेंगे, उनकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। और चैप्टर 4 में हमारा कॉलोनियल एरा आ जाता है भारत का, जिसमें जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेजों ने जो भारत पर राज किया, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास है थीम डी। थीम डी में गवर्नेंस और डेमोक्रेसी शुरू हो जाती है, जिसे हम पर्टिकुलरली जो सब्जेक्ट बोलते हैं सिविक्स बोलते हैं, या इसको पॉलिटी भी हम बोल सकते हैं, है ना। तो इसमें 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 5 और 6। चैप्टर 5 है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी में होता क्या है कि जो वोट देने के राइट्स होते हैं वो किस किस के पास होते हैं, और भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, यानी कि इलेक्शन किस तरीके से होते हैं, वो हम देखेंगे। फिर चैप्टर 6 में पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में लास्ट थीम होगी थीम ई, जो है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। यहाँ से हमारी इकोनॉमी शुरू हो जाती है, या इकोनॉमिक्स जिसे हम बोलते हैं, वो हमें पढ़नी होगी, जिसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बारे में मैंने चैप्टर 1 में भी थोड़ा सा समझाया था कि हम इसमें जो है वो मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जैसे लैंड होती है, लेबर होती है ना, और कैपिटल होता है, और एंटरप्रेन्योर होता है। इन सभी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इन्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस बुक में। टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर फिनिश हो चुका है और अब हमने शुरू किया है दूसरा चैप्टर। ठीक है, तो आगे आते हैं फिर। और यहाँ पर जो है वो कुतुब मीनार की फ़ोटो दी गई है, एक एरियल व्यू है कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स का दिल्ली में। तो ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये जो कुतुब मीनार है, ये मिडिएवल टाइम का एक मॉन्यूमेंट है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मिडिएवल यानी कि जो मध्यकाल, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे आते हैं। और जैसे कि हमारा पहला चैप्टर कुछ 3 क्वेश्चन के साथ में शुरू हुआ था, उसी तरीके से हमारा दूसरा चैप्टर भी कुछ क्वेश्चंस के साथ में शुरू होता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमें एक आइडिया देते हैं कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। इन्हीं क्वेश्चंस के अराउंड में हमारा चैप्टर घूमेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन्स एंड द राइज ऑफ न्यू डायनेस्टीज रीशेप इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। दिस पीरियड से यहाँ पर मतलब है मेडिएवल पीरियड की बात चल रही है, और फॉरेन इन्वेजन्स की बात कही जा रही है कि जो बाहरी लोगों ने भारत पर अटैक्स किए उसने, और जो नई नई डायनेस्टीज उभर कर आती हैं, उन्होंने कैसे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को रीशेप किया है ना, जो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले कि जो आज हम भारत देख पाते हैं वो भारत उतना बड़ा नहीं था। एक टाइम पर भारत जो है वो बहुत बड़ा हुआ करता था, जिसमें अलग अलग कंट्रीज भी शामिल हुआ करती थी, समझे। तो फिर इन्हीं फॉरेन इन्वेजन्स और नई नई डायनेस्टीज के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड इंडियन सोसाइटी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन्स, जो अटैक्स होते रहे उससे भारतीय सोसाइटी ने या भारतीय समाज ने किस तरीके से रिस्पॉन्स दिया, क्या उन लोगों को भगाने की कोशिश की या उन्हीं में मिल गए, क्या हुआ था वो हम जानेंगे। फिर हाउ डिड इंडियाज इकोनॉमी अडेप्ट ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, मान लो एक रीजन में जो इंडिया है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक राजा बैठा था, कोई एक किंग बैठा था, लेकिन अब बाहर का कोई एक किंग आया और उसने इस किंग को मारने की कोशिश की, इसे मारा और अपनी सत्ता बना ली। तो इससे क्या होगा, जब ये किंग यहाँ से हटेगा तो इनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। तो इस इनस्टेबिलिटी में भारत की अर्थव्यवस्था ने, इकोनॉमी ने कैसे अडेप्ट किया, कैसे जो अर्थव्यवस्था है वो चली इस इनस्टेबिलिटी के बीच में, वो हम देखेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इम्पैक्ट डिड दिस पीरियड हैव ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल, जो लोग थे उन लोगों के जो डेली लाइफ थी उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मिडिएवल टाइम पीरियड में, वो हम जानेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 क्वेश्चन। इसके बाद में चैप्टर में एक टाइमलाइन दी गई है। ये जो टाइमलाइन है ये शुरू होती है 1200 से लेकर 1240, 80, इस तरीके से जो है ये टाइमलाइन दी गई है बढ़ते टाइम में। ठीक है, मैंने जो है वो एक चैप्टर 1 में CE और BCE का कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें मैंने एक टाइमलाइन दी थी और बीच का एक जो है वो रेफरेंस पॉइंट माना गया था। ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ का टाइम पीरियड था। ठीक है, इनके बर्थ के बाद का जो टाइम पीरियड था उसे हम CE में काउंट करते हैं, CE यानी कि कॉमन एरा। ठीक है, और इनके बर्थ से जो पहले का टाइम पीरियड था उसे हम BCE में काउंट करते हैं, यानी कि बिफोर कॉमन एरा। तो जो मिडिएवल टाइम हम पढ़ रहे हैं वो इसी कॉमन एरा की तरफ पढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है वो 100 CE हो जाएगी, 200 CE, 300 CE, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते 1200 CE आएगी, है ना, जो कि यहाँ पर शुरू की गई है। और जब हम BCE में जाते हैं तो यहाँ पर जो है वो 100 BCE होगा, यहाँ पर 200 BCE, इसी तरीके से पीछे जाते जाते 300 BCE। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम पीछे जा रहे हैं तो नंबर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन देखो साल के काउंट तो उतने ही हो रहे हैं, बीच में 100 सालों का ही गैप आ रहा है यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो है यहाँ पर भी 100 सालों का ही गैप आ रहा है, लेकिन साल के काउंट उतने ही हैं, 100 साल ही हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जब हम इधर जाते हैं तो नंबर बढ़ेंगे, जैसे 100, 200, 300, लेकिन जब हम पीछे जाएंगे तो 100 यहाँ पर आएगा, 200 यहाँ पर आएगा, 300 इसके पीछे आएगा। तो जब हम BCE में जब काउंट करते हैं तो जब हम 300 से 200 BCE लिखेंगे, इस तरीके से जब हम लिखेंगे 300 से 200 BCE, तो इसका मतलब क्या होगा कि हम आगे की तरफ आ रहे हैं, हम अपने टाइम की तरफ आ रहे हैं। अपना टाइम मतलब जो हम 2026 में जी रहे हैं ना, इधर की तरफ हम आने की बात कर रहे हैं, तो 300 से 200 BCE लिखा जाएगा। लेकिन वही हम जब CE की बात करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 200 से 300 CE हम इसको लिखेंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन इतना समझ लो कि जब हम BCE की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम आगे की तरफ आएंगे तो नंबर क्या होंगे, नंबर घटेंगे, और जब CE में जाएंगे तो यहाँ से जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे। वहीं अगर हम यूज़ कर रहे हैं 100 BCE से लेकर, जैसे 100 BCE हमने बोला, 100 BCE से 200 BCE का टाइम पीरियड अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम टाइम में पीछे जा रहे हैं, ना कि आगे। 100 से 200 की तरफ जाना, वो भी BCE में, ये टाइम में पीछे जाना हुआ। लेकिन यही ये 100 CE होती और 200 CE यहाँ पर होती तो क्या होता, हम टाइम में आगे जा रहे हैं, यहाँ पर पीछे नहीं जा रहे। यहाँ पर हम पीछे जा रहे थे इस तरीके से यूज़ करने पर, और यहाँ पर हम आगे की तरफ जा रहे हैं टाइम में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो टाइमलाइन की बात हो गई। हम बात कर रहे हैं मिडिएवल टाइम पीरियड की। ठीक है, तो मिडिएवल में जो 1200 से यहाँ पर जो है वो शुरू किया गया है, तो जो 1206 का जो टाइम है इसमें क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट होता है। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फिर 1326 में क्या होता है, री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मेवाड़ किंगडम। मेवाड़ किंगडम जो है वो एक जगह पर राज किया था भारत में, उसका जो है वो री एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। फिर 1336 में जो है वो विजयनगर एम्पायर एस्टैब्लिश हो जाता है। विजयनगर एम्पायर जो था वो साउथ इंडियन एक किंगडम था, साउथ इंडिया में था ये हमारे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो थी वो नॉर्थ इंडिया में चल रही थी, लेकिन टाइम अलग अलग है। फिर 1347 में क्या होता है, बहमनी सल्तनत का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। बहमनी सल्तनत जो थी ये भी साउथ इंडिया का एक किंगडम थी। फिर 1398 में तिमूर जो था, तिमूर भी एक फॉरेन अटैकर था जिसने दिल्ली पर अटैक किया।
फिर 1498 में पुर्तगीज का अराइवल होता है भारत में। जो यूरोप है ना, अब इसको मैप में देख लो, यूरोप कहाँ पर है और पुर्तगीज कौन है। ये है हमारा वर्ल्ड मैप। तो हमारे वर्ल्ड में टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 कॉन्टिनेंट में जो ये जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है ये है एशिया कॉन्टिनेंट, जिसका भारत हिस्सा है, ठीक है। और ये जो येलो कलर में दिख रहा है ये है यूरोप कॉन्टिनेंट, ये वाला है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर में है ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो देश भी है और कॉन्टिनेंट भी है। क्लियर। तो ये जो यूरोप है, इस यूरोप से क्या होता है, यहाँ पर एक कंट्री है पुर्तगाल। ये जो कंट्री देख पा रहे हो ना, जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट की है, ये है पुर्तगाल। यहाँ से कुछ लोग आते हैं अफ्रीका को पार करते हुए भारत में पहुँचते हैं। तो वो टाइम कौन सा था, वो था 1498 का टाइम पीरियड, ठीक है। तो 1498 तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या होता है, 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जहाँ पर अकबर जो है वो जीत जाता है इस बैटल में। फिर 1526 में, जो 1556 से पहले का टाइम है, यहाँ पर पहला बैटल हुआ था पानीपत का, जहाँ पर जो बाबर था वो जीत जाता है और मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश कर लेता है, ठीक है। 1565 में तालीकोटा का बैटल होता है, जिसमें जो विजयनगर सिटी थी उसका डिस्ट्रक्शन कर दिया जाता है। फिर 1576 में हल्दी घाटी का बैटल होता है, जहाँ पे महाराणा प्रताप को जो है वो फोर्स किया जाता है रिट्रीट करने के लिए, यानी कि उन्हें पीछे हटने के लिए फोर्स किया जाता है इस युद्ध में। 1671 में सराय घाट का युद्ध होता है, जिसमें जो अहोम्स थे, अहोम भी एक किंगडम था, ठीक है, इन लोगों ने मुगल्स को हरा दिया था। फिर 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा का फॉर्मेशन किया था। खालसा जो था वो एक ग्रुप था जो सिख से रिलेटेड है, ये सिख धर्म से। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा कब बनाया था, 1699 में। फिर 1754 में जो है वो दिल्ली पर मराठा कंट्रोल शुरू हो जाता है। 1799 में सिख अंपायर का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है। तो ये पूरी टाइमलाइन है मिडिएवल हिस्ट्री की, 1799 तक है ये, ठीक है। अब हम आते हैं चैप्टर के ओवरव्यू पर। तो इसमें बोला गया है कि ये जो पीरियड है इस चैप्टर में, और जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा मराठा वाला, ये कौन सा पीरियड है, ये है मिडिएवल पीरियड का लेटर पार्ट। यानी कि जो मिडिएवल पीरियड है इसको भी हमने जो है वो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो अर्ली मिडिएवल है उसमें, लेटर मिडिएवल है उसमें हमने डिवाइड कर रखा है। तो अर्ली मिडिएवल पीरियड जो है वो 7th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी या 11th सेंचुरी तक का माना जाता है। लेटर मिडिएवल में हम 11th से 17th सेंचुरी की बात करेंगे, ठीक है। तो ये इंडियन हिस्ट्री की मिडिएवल पीरियड का लेटर पार्ट है। जो मिडिएवल जो टर्म है इसका मतलब होता है बिटवीन 2 एजेस, मतलब 2 एजेस का यहाँ पर मतलब है, जो एक है एंशियंट और एक है मॉडर्न। इन दोनों के बीच का जो टाइम है उसे हमने बोला है मिडिएवल, ठीक है। तो मिडिएवल टर्म का ओरिजिनली यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता था। यूरोपियन हिस्ट्री जो हमने अभी यूरोप कॉन्टिनेंट देखा था उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जो मिडिएवल टाइम है वो रफली रोमन एम्पायर के फॉल से लेकर, जो कि 5th सेंचुरी सी में हुआ था, रेनेसां तक का टाइम पीरियड है। रेनेसां जो है उसे हम बोलते हैं पुनर्जागरण। इस टाइम में क्या हुआ था, यूरोप का कल्चरल रिवाइवल हो रहा था। 14th से 16th सेंचुरी के बीच का टाइम है रेनेसां का, पुनर्जागरण का। यहाँ पर लोग जो है वो वापस से अपने आर्ट, अपने लिटरेचर, साइंस की तरफ जाने लग रहे थे, क्योंकि रेनेसां से पहले यूरोप में माना जाता है कि डार्क एज आती है। डार्क एज में लोग जो है वो साइंस को बिल्कुल छोड़ देते हैं, धर्म का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होने लगता है, इसीलिए उसे डार्क एज बोला जाता है। यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इस डार्क एज के बाद में रेनेसां आता है। तो ये जो डार्क एज रही ना, यही रही यूरोप की मिडिएवल हिस्ट्री या यूरोप का मिडिएवल पीरियड, जो कि 5th सेंचुरी से लेकर कब तक रहा, 16th सेंचुरी तक रहा, ये डार्क एज जो थी, ठीक है। तो बात ये है कि मिडिएवल टर्म हमने यूरोपियन हिस्ट्री के लिए यूज़ किया है, लेकिन यूरोप की और इंडिया की हिस्ट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना, एक जैसी तो है नहीं। तो सेम टर्म मिडिएवल को दोनों पर अप्लाई करना आइडियल नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। और हिस्टोरियंस हमेशा ही इस बात पर अग्री भी नहीं होते हैं कि किस पीरियड को हम इंडिया में मिडिएवल कहें, क्योंकि इंडिया में डार्क एज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। डार्क एज इंडिया में कभी नहीं आई कि भारत में जो है वो साइंस पर कभी फोकस ना किया गया हो, धर्म की तरफ ज़्यादा झुका गया हो, ऐसा नहीं हुआ था, ये यूरोप में ही हुआ था।
तो यहाँ पर जो हम मिडिएवल टर्म का जो यूज़ करेंगे वो उसका मतलब सिर्फ एक टाइम पीरियड होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो कि 11th से लेकर 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड है। ये जो 600 सालों का टाइम है ना, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं, वो आएगा मिडिएवल पीरियड में। ठीक है, इंडिया के लिए मिडिएवल टाइम पीरियड से ज़्यादा और कुछ नहीं है, ये दिमाग में रखना। तो ये जो टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट वाली जो थीम हमने देखी, इसमें जो चैप्टर्स हैं, इसमें क्या ट्राई किया गया है कि कम से कम डेट रखने की कोशिश की गई है, ये बुक वाले बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ वही डेट रखी गई है जो एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करती हो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे कि हमने 1206 वाली डेट देखी जिसमें दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट होता है ना। तो इन चैप्टर्स में जो टाइमलाइंस वगैरह दी गई हैं, इनको बार बार से रिवाइज करते रहना, ये अच्छा रहेगा, ताकि हमें जो है वो डेट्स याद हो जाएंगी। और मैप्स को भी हमें रिविजिट करते रहना है, क्योंकि मैप हमें उस ज्योग्राफी को विजुअलाइज करने में हेल्प करते हैं जिस ज्योग्राफी को पार करके आर्मीज़ वगैरह, कॉमन पीपल, ट्रेडर्स, स्कॉलर्स और जो स्पिरिचुअल फिगर्स होते थे, वो लोग उस ज्योग्राफी को पार करके भारत में आए। ज्योग्राफी का मतलब यहाँ पर कई सारे माउंटेन को लोग पार करके आए, रिवर्स को पार करना, ठीक है, ऐसे ही बहुत घने घने फॉरेस्ट होते हैं, उनको पार करना, ये सब ज्योग्राफी में आता है। तो इसीलिए हमें मैप देखना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम इस ज्योग्राफी को समझ पाएँ। तो आगे बढ़ें। आगे है ये टाइमलाइन हमने पढ़ी ली। इसके बाद में है स्पेलिंग्स करके एक बॉक्स, इसमें जो है वो बोला गया है कि जो पर्शियन स्क्रिप्ट है ना, जिसमें पर्शियन लैंग्वेज लिखी जाती है, जैसे देवनागरी स्क्रिप्ट में हिंदी लैंग्वेज लिखी जाती है, तो पर्शियन स्क्रिप्ट को रोमन स्क्रिप्ट में ट्रांसक्राइब करना। रोमन स्क्रिप्ट वो है जिसमें इंग्लिश लिखी जाती है। तो ट्रांसक्राइब का मतलब क्या होता है, पहले वो भी समझ लो। ट्रांसक्राइब का मतलब ये होता है, जैसे हम हिंदी में कुछ बोल रहे हैं, जैसे हमने हिंदी में लिखा खिलजी, ठीक है, तो इसी खिलजी को हम इंग्लिश में रोमन स्क्रिप्ट में जब लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, वैसे ही बोला जा रहा है कि पर्शियन स्क्रिप्ट से रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाना, ट्रांसक्राइब किया जाना, ये डिफ़िकल्ट होता है, और इसीलिए कुछ ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग्स मिलेंगी पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस यानी कि जो ब्रैकेट्स होते हैं, कोष्टक वगैरह जो साइड में बनाए जाते हैं, वो होते हैं। और इन कोष्टक में इनकी, जैसे यहाँ पर खिलजी है तो खिलजी की ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग मिल जाएगी। जैसे खलजी को खलजी भी लिखा जाता है या खिलजी भी लिखा जाता है, दोनों ही सेम है, लेकिन ट्रांसक्राइबिंग का फ़र्क देखने को मिलता है। सिमिलरली यहाँ पर हम मुग़ल स्पेलिंग यूज़ करेंगे, जो कि एक अब स्टैंडर्ड स्पेलिंग मानी जाती है, लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, जैसे कि मुग़ल है, मोगल है, ये भी सेम ही है, ये भी मुग़ल्स की ही बात करती हैं। लेकिन क्या है कि ये सब क्यों हो रहा है, अलग अलग स्पेलिंग इसलिए देखने को मिल रही हैं क्योंकि जो स्क्रिप्ट हैं, पर्शियन स्क्रिप्ट से हमने ये सारे वर्ड्स लिए हैं और पर्शियन से हमने रोमन स्क्रिप्ट में लिखे हैं, तो कुछ जो लेटर्स हैं वो इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बस ये बात कही जा रही है। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, देखो कि एक न्यू एरा जो है इंडिया की जर्नी में, वो कब शुरू होता है, 11th सेंचुरी में। यहाँ से मिडिएवल टाइम का लेटर पीरियड शुरू होता है। 11th सेंचुरी का मतलब समझ रहे हो, जो 1000 से लेकर 1100 का टाइम पीरियड जो होगा वो होगा 11th सेंचुरी, क्योंकि 100 सालों का टाइम पीरियड होता है सेंचुरी। ठीक है, तो इसी टाइम पीरियड में इंडिया में एक नया एरा शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हिंदू कुश माउंटेन्स हैं, इनको पार करके कई सारे इन्वेजन्स होने लगते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो भारत में आने लगते हैं और इंडिया के पॉलिटिकल मैप को रीशेप करने लगते हैं। अब सबसे पहले हिंदू कुश माउंटेन देखो, ये कहाँ पर है, ये है जोग्राफिकल मैप एक, जो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कोई बाउंड्री सेट नहीं की गई है इंडिया की। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो फैले हुए हैं ना, ये हैं हिमालयन माउंटेन्स। ठीक है, और ये जो फैले हुए हैं ये हैं हिंदू कुश माउंटेन्स, जो आप देख पा रहे हो, जो लिखे हैं ये हिंदू कुश माउंटेन है, इस तरीके से फैले हुए हैं। तो इंडिया में एंटर करने के लिए इन्हीं माउंटेन्स को जो है वो पार करना पड़ता था, तब इंडिया में एंट्री मिलती थी, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ हैं, यहाँ पर पहाड़ हैं, तो पहाड़ों के बीच में जो है वो एक छोटी सी जगह होती थी जिसे हम बोलते हैं पास, और इसी पास को पास करके क्या करना पड़ता था, इंडिया में एंट्री करनी पड़ती थी। तो इन्हीं हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करने के बाद बहुत सारे लोग जो है वो इंडिया में एंटर करने लगे, और ये शुरू होता है 11th सेंचुरी में, इससे पहले नहीं हो रहा था, समझे। तो नो डाउट इंडिया ने जो है वो इससे पहले भी अर्लियर पीरियड्स में भी बहुत सारी वॉरफेयर देखी, लेकिन जो इन्वेजन्स की जो स्पैट है, यानी कि इन्वेजन्स की बाढ़ आ गई एक तरीके से,
जो बाहर के लोग थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर के लोग, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया नहीं आता है, कई सारी और कंट्रीज आती है, जैसे कि बांग्लादेश भी इसी में आता है, श्रीलंका इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट माना जाता है, और पाकिस्तान भी इसी में आता है, नेपाल, भूटान, ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो इसी इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बाहर के जब लोग आने लगे तो बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स भारत पर बढ़ गए। इनमें से कई सारे इन्वेडर्स जो थे, इन्वेडर कौन, जो इन्वेजन कर रहा है, इन्वेजन मतलब अटैक, तो हम उसको इन्वेडर बोलेंगे। तो कई सारे इन्वेडर्स सेंट्रल एशिया से थे। अब सेंट्रल एशिया कौन सी जगह है ये देख लो, ये वर्ल्ड मैप पर आ जाओ वापस से, ठीक, वर्ल्ड मैप में एक सेकेंड बस, ठीक है। तो ये जो है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है। एशिया में ये वाला जो रीजन दिख रहा है ये है सेंट्रल एशिया। इसी सेंट्रल एशिया से बहुत सारे लोग जो है वो भारत में एंटर करने लगे, ठीक है। तो कई सारे इन्वेडर्स जो है वो सेंट्रल एशिया से थे, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। और इनको क्या बोला जाता है, इनको तुर्किक या अफगान बोला जाता है। ये तुर्क लोग थे। तुर्क कौन थे, ये वो लोग, लैंग्वेजेस और कल्चर्स थे जो हिस्टोरिकली एक वास्ट रीजन से एसोसिएटेड थे। ये रीजन जो है वो कहाँ से कहाँ तक था, सेंट्रल एशिया में, पूरा सेंट्रल एशिया में फैला हुआ था। और उस टाइम पर सेंट्रल एशिया का मतलब था तुर्की से लेकर साइबेरिया तक का रीजन। देखो वापस से आ जाओ वर्ल्ड मैप में, कहाँ गया मैप, ये रहा। यहाँ ये जो कंट्री देख रहे हो ये है तुर्की, ठीक है। इसका कुछ पार्ट यूरोप में भी है और कुछ पार्ट एशिया में भी है। तो यहाँ तुर्की से लेकर ये जो है वो रशिया है, रशिया का साइबेरिया वाला पार्ट, ये पूरे इतने पूरे हिस्से में यहाँ पर जितने भी लोग थे इनको तुर्किक या अफगान बोला जाता है, समझे। तो यहाँ से जो है वो लोग आने लगे भारत में, अटैक्स वगैरह करने लगे। आगे क्या है कि दे वर ड्रॉन टू इंडिया, ये भारत की तरफ खींचे चले आए। किस लिए, सिर्फ ऐसा नहीं था कि भारत के पास बहुत ज़्यादा पैसा था सिर्फ इसीलिए आए, मतलब पैसा तो था, भारत बहुत ज़्यादा रिच था, वो तो वजह थी ही। टेरिटोरियल एम्बिशंस इनके थे ही, मतलब अपना राज जो है वो करना चाहते थे ये भारत पर, ये सारी वजहें थी। लेकिन इसके साथ ही साथ वो अपने रिलीजन को फोर्सफुली जो है वो मतलब लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं ना, वो करवाना चाहते थे, अपने धर्म को फैलाना चाहते थे। ज़रूरत पड़े तो वो वायलेंस का भी यूज़ करते थे, मार पीट जो है वो लोगों को मारना, ये सब भी वो यूज़ करते थे। और अपने रिलीजन को वो है क्या करवाते थे कि उनके रिलीजन को मानो, तुम उनको अडॉप्ट करो। तो एक ये रीज़न भी रहा करता था इन लोगों का भारत में आने का। तो हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे कि भारत का जो लैंडस्केप है वो चेंज होता रहा 13th सेंचुरी के बाद से। लैंडस्केप यानी कि भारत की जो लैंड है, जो भूमि है, वो किस तरीके से बदलती रही वो हम जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने एक ओवरव्यू देख लिया है चैप्टर का। इसके बाद में जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत का राइज और फॉल कैसे होता है, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।